साहित्य निधि में आज सुनिए आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की लिखी हुई कहानी मोहब्बत। राजा साहब की आंखें हंस रही थीं। उन्हीं आंखों से उन्होंने मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और मसनद पर उठंग बैठकर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा, देखी मोहब्बत। मतलब न समझ सकने पर मैंने आंखों में ही प्रश्न किया। राजा साहब ने 4 बीड़ा पान मुंह में ठूंसते हुए कहा, आप आंख वाले हैं, देखिए साहब। राजा साहब बहुत खुश थे। रियासती अदब और शिष्टाचार वातावरण में भर रहा था। कुंवर साहब भी एक कोने में सजे धजे बैठे थे। जर वफ की शेरवानी, सिर पर मंडील, उस पर हीरों की कलगी, गले में पन्ने का भारी कंठा, मगर आंखें नीचे झुकी हुई। राजा साहब की एक एक बात पर कह कहे पड़ रहे थे। बीच बीच में मुखरा बी साहिबा भी फिक्रा कस देती थीं, जिस पर कह कहा तो लाजमी था, मगर क्या मजाल कि कुंवर की मूछों का बाल भी मुस्कुरा जाए। महफिल में बैठना उनके लिए दरबारी अदब के लिए जितना ज़रूरी था, उससे अधिक महाराज के अदब से आंखें नीची रखना भी ज़रूरी था। सरंगियों की उंगलियां सिसकारी भर रही थीं और तबला तड़प तड़प कर हाय हाय कर रहा था। मुझे ये सब 18वीं शताब्दी का सामंतशाही दृश्य बिल्कुल ही भोंडा जच रहा था। संगीत के नाम पर वो केवल चीखती और नृत्य के नाम पर उछल कूद। मगर लोग थे कि छिन छिन पर वाह वाह के नारे लगा रहे थे। कह कहूँ की धूम थी और वेश्याओं पर वाहवाही के साथ इनाम न्यौछावरी की वर्षा हो रही थी। मुस्कुराना तो मुझे भी पड़ रहा था। क्या करूं? राजा साहब का इतना लिहाज तो ज़रूरी था, मगर वाह तो मेरे फूटे मुंह से एक बार भी नहीं निकलती थी। अब तो राजा साहब ने मेरी आंखों को एक चुनौती दी, तो मैं चश्मे से घूर घूर कर अहमक की तरह इधर उधर देखने लगा। राजा साहब मेरी बेवकूफ़ी पर रहम खाकर रह गए। लेकिन कुछ क्षण बाद ही राजा साहब ने हुक्म दिया, मोहब्बत खड़ी हो। और तब मैंने मोहब्बत को देखा, कुछ समझा भी। कम से कम राजा साहब का दिल तो समझ ही गया। लंबा छरहरा नपातुला बदन, चमकते सोने का रंग, बड़ी बड़ी मद भरी आँखें, चांदी का सा साफ माथा, भौरे सी गुंजन भरी लटें, दूज के चांद के समान पतली भौहें और बिल्कुल 16 अंगुल की कमर। पैर की ठोकर दी तो घुंघरू बजे, फिर ठोकर दी, फिर दी, ठोकरों की झड़ी लगाई, घुंघरू बजे, छम छम छमा छम छमा छम छम छमा छम। और फिर देखी वो 16 अंगुल वाली कमर, बल खाती, इठलाती, नागिन सी लहराती, और उस पर तैरता वो अछूता यौवन। मदभरी आँखें, तिरछी भौहें। यहीं पर बस नहीं, कोयल की कूहू, पंचम की तान। मसनद पर झुककर मैंने राजा साहब के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, देखा महाराज, अब देखा। राजा साहब ने भौहें तरेर कर कहा, अब क्या देखा? खाक। अब तो धनिये जुलाहे सब देख चुके, सबकी नज़र पड़ चुकी, झूठी हो चुकी। उन्होंने फिर अपना चांदी का पानदान खोल 4 बीड़े पान के हलक में ठूंस लिए और मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। क्या करूं? देहाती दहकानी ठहरा। राजा साहब को खुश करने का कोई ढंग ही नहीं नजर आया। मन मारकर मोहब्बत का नृत्य देखने लगा। दोनों गालों में पान ठूंसे उसे पेश करते हंसते हुए एक ने कहा, गज़ल गाओ। बनारस के बबुआ साहब ने एक मुट्ठी इलायचियाँ पेश करते हुए कहा, जी नहीं, कोई ठुमरी। मुंशी जी तड़प कर बोले, नहीं सरकार, कोई पक्की चीज़ होने दीजिए। राजा साहब ने मेरी ओर मुंह करके कहा, आप फरमाइश कीजिए। मैंने झेपते हुए कहा, कोई ऐसी चीज़ सुनाइए जिसमें मोहब्बत का दरिया बह जाए। राजा साहब खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसी का फव्वारा फूट गया। भला राजा साहब हंसें और महफिल चुप रह जाए? बी साहिबा ने भी फिक्रा जड़ा, तो हुजूर, इस मोहब्बत के दरिया से प्यास किसकी बुझेगी? मैंने कहा, प्यास पंछियों की बुझेगी, मगर कोई मर्द बच्चा डुबकी लगा बैठे तो अजब नहीं। राजा साहब दुहत्थड़ जांघों पर मार कर उछल पड़े। खूब कहा, खूब कहा। मोहब्बत झेप कर झुक गई। कुछ देर में कह कहूँ का तूफान थमा और मोहब्बत ने एक गज़ल गाई। जान बची लाखों पाए। राजा साहब खुश हो गए। मैंने समझा ठीक मुसाहबी हुई। दूसरे दिन रात को राजा साहब ने बुलावा भेजा। जाकर देखा, दीवान खाने में राजा साहब और मोहब्बत दोनों ही हैं। पास में राजा साहब के मुंह लगे पेशकार राजा साहब का बड़ा सा चांदी का पानदान गोद में लिए बैठे हैं। मोहब्बत ने आधी ताज़ीम दी और सलाम किया।
मैंने कहा, मुबारकबादी देता हूँ, आप एक ही कमाल हैं। जी हाँ, कल आप नहीं बना सके सो अब बनाइए, मोहब्बत ने टेढ़ी नज़रों से देखकर कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपका फन ही ऐसा है कि जो देखेगा सिर धुनने लगेगा। आह हा, तो इसी से हुजूर कल इस कदर सिर धुन रहे थे। मोहब्बत ने खास तीखा तीर चलाया था। मैंने झेप पिटाने को कहा, जी मैं दहकानी न सही, सारी महफिल ही सिर धुन रही थी। शुक्रिया, तो इस बात के हुजूर एक मातबर गवाह हैं। राजा साहब ने नकली गंभीरता से कहा, वे सब सिर धुनने वाले सही सलामत तो है ना? मोहब्बत ने कहा, एक वे मुंशी जी तो कल ही मर रहे थे। राजा साहब 50 को पार कर गए थे, दुबले पतले, कोई 2.5 माशे के लखनवी आदमी थे, रंग पक्का, खोपड़ी गंजी, आंखों में मोटे शीशे का चश्मा, खाने पीने और कपड़े लत्तों से असावधान मगर पक्के पियक्कड़, धुन के पक्के और सनगी। 2 रानियां जिंदा हाजिर थीं, एक सही मानों में धर्मपत्नी जो सिर्फ महलों में धरी रहती थी, दूसरी तीखी समालोचक, विदुषी और डिक्टेटर। मेरे राजा साहब से अनेक नाते थे, मैं उनका चिकित्सक तो था ही, मित्र भी था। वे मेरा विश्वास करते थे, दिल खोल कर बात करते थे। अनेक बार मैंने उनके प्राणों की रक्षा की, प्रतिष्ठा की भी। बहुत बार राजा साहब के आंसू मैंने देखे थे। मेरे सम्मुख राजा साहब वास्तव में एक निरीह व्यक्ति थे, राजा नहीं। साल में 2-3 दौरे रियासत में लगी जाते थे, परंतु इस बार व्यस्त रहने से कुछ देर से जाना हुआ। जाकर देखा, सर्दी से बचने के लिए राजा साहब रजाई में लिपटे हुए अंगीठी ताप रहे हैं। पास बैठी है मोहब्बत, वो मोहब्बत नहीं जो पिछले साल देखी थी, हुजूर कहकर पुकारने वाली, झुककर सलाम करने वाली। ये तो दानी की गुण गरिमा से पूर्ण स्त्री थी। उसकी आंखों में गर्व और बातचीत में रानीपन की साफ झलक थी। मैं सुन चुका था कि महाराज के आदेश से कुंवर साहबान उसकी ताज़ीम करते हैं, राजवधू उसे अभ्युत्थान देती हैं। सुनकर ही मेरा मन विद्रोह से सुलग उठा, और जब मेरे वहाँ पहुँचने पर उसने मुझे ताज़ीम नहीं दी, उल्टे मुझी से ताज़ीम चाही, तो मैंने उस औरत की तरफ से एक बारगी ही मुँह फेर लिया। मैं उसकी ओर बिना ही देखे राजा साहब से बातें करने लगा। राजा साहब ने देखा, देखकर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा, पहचाना नहीं? मैंने आश्चर्य का नाट्य करते हुए कहा, नहीं महाराज, मोहब्बत है। सरल आंखों से उसकी ओर ताकते हुए उन्होंने कहा। मैंने कहा, ओफ, बिल्कुल ही सूख कर खुश्क हो गई। राजा साहब ने आंखें मेरी ओर उठाकर कहा, कौन? मोहब्बत महाराज। मैंने थोड़े दर्द से कहा। महाराज एकदम खिलखिलाकर हंस पड़े, बोले, इतनी मोटी तो हो रही है, आप कहते हैं सूख गई? मैंने आंखें नीचे करके रूखे स्वर में कहा, महाराज शायद खातून का जिक्र कर रहे हैं, परंतु मैंने महाराज से मोहब्बत की बाबत अर्ज की। खूब हैं आप। राजा साहब हंसकर बोले, मोहब्बत को मोहब्बत से जुदा करते हैं आप? खैर, अब ये देखिए कि इनका मिजाज कैसा है। इस बार तो मैंने इन्हीं के लिए आपको कष्ट दिया है। अपनी अप्रसन्नता को मैंने छिपाया नहीं। थोड़ा रूखे स्वर में मैंने कहा, महाराज ने इतनी सी बात के लिए नाहक तकलीफ दी? रियासत के डॉक्टर या नर्स क्या इतना भी नहीं कर सकते थे? मेरा जवाब राजा साहब को पसंद नहीं आया। उनका चेहरा उदास हो गया, परंतु प्रथम इससे कि वे कुछ कहें मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने मोहब्बत से कहा, दूसरे कमरे में चलूं, देखूं क्या बात है। स्पष्ट था कि वो मेरी भावना को ताड़ गई, उसकी त्योरियों में बल पड़ गए। जब मैं उसकी परीक्षा कर चुका और चलने लगा तो उसने कहा, कड़वी दवा मत दीजिए, नहीं खा सकूंगी। मैंने उलटकर देखा, मेरी आंखें जलने लगीं। मैंने कहा, क्यों? मैं कड़वी दवा नहीं खा सकूंगी। मैंने जवाब नहीं दिया। गहरी विरक्ति और कुत्सा से मेरा मन भर गया। आप स्थानीय डॉक्टर साहब को जरा बुला लीजिए, मैं उन्हें समझा दूंगा, इनकी चिकित्सा व्यवस्था हो जाएगी। और इस प्रकार डॉक्टर साहब का चरण अंतःपुर में पड़ा। नवयुवक थे, गौर वर्ण था, गोल मुंह और गोल ही आंखें। हर समय हंसकर बातें करना उनका स्वभाव था। जब मेरे ही सामने उन्होंने उस औरत को हुजूर कहकर पुकारा तो उस औरत ने साभिप्राय मेरी ओर ताका। उस ताकने का अभिप्राय ये था, देखा, इस तरह बोलना चाहिए। रियासती व्यवस्था बड़ी विचित्र होती है। अंतापुर के उस द्वार पर रात दिन संगीन पहरा रहता था। कोई पक्षी भी वहाँ नहीं पर मार सकता था, परंतु डॉक्टर के लिए रोक न थी।
डॉक्टर को देखते ही संतरी बंदूक नीचे करके द्वार छोड़कर हट जाता था और डॉक्टर एक मुस्कान उस पर फेंक कर ऊपर चढ़ जाते। कक्ष में अकेली मोहब्बत और राजा साहब, तबीयत दोनों की खराब। सर्दी के दिन थे। राजा साहब सुबह से ही धूप तापने को तिमंजली छत पर आराम कुर्सी पर जा पड़ते। वहाँ से वे पान कचरते रहते, तेल की मालिश होती रहती, कभी कभी सो भी जाते। मोहब्बत बहुत कम ऊपर चढ़ती थी, टांगों में दर्द था, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। राजा साहब प्रायः दिन दिन भर छत पर पड़े रहते और मोहब्बत दिन दिन भर अपने कमरे में अकेली। डॉक्टर नित्य आते, पहले देखते मोहब्बत को, फिर ऊपर जाकर राजा साहब को, नीचे उतरकर फिर मोहब्बत से बात करते। बात किस ढंग पर, किस मजमून की होती थी, इसका तीसरा साक्षी था शारदीय वातावरण, एकांत, एकाकी मिलन, वेश्या और वेश्या की पुत्री। राजा बूढ़े, शराबी, सनकी और रोगी तथा गैर हाजिर। डॉक्टर को प्रवेश की स्वतंत्रता, एकांत सहवास की स्वतंत्रता और चाहे जब तक भीतर रहने की स्वतंत्रता। एक चमड़े का हैंडबैग साथ में ले जाने और ले आने की स्वतंत्रता। इन सब ने घुल मिलकर उस पेशेपंथी डॉक्टर और उस पेशेवर वेश्या को एक सूत्र में बांध दिया। पहले प्रेमोदय हुआ, फिर प्रेमालाप। अब दोनों एक थे, पाप और नमक हरामी से भरपूर, निरीह मालिक से विश्वासघात करने को तैयार। कुछ दिन संकेत वार्ता चली, फिर एक दिन खुलकर बातचीत हुई। डॉक्टर ने कहा, मोहब्बत इस तरह कब तक चलेगा? यही मैं कहती हूँ। तब चलो कहीं भाग चलें। एक दिन अवसर पाकर मोहब्बत ने कहा, एक बात कहती हूँ। कहो। किसी से कहोगे तो नहीं? नहीं, जिंदा न रहने पाओगे। तो साथ ही मरेंगे, तुम बात तो कहो। वो सेफ देख रहे हो? देख रहा हूँ, उसमें नोटों के गट्ठर भरे पड़े हैं। अच्छा, तुमने देखा? देखा, लेकिन खजाना तो नीचे पहरे में है। ये महाराज का प्राइवेट पर्स है। अच्छा, कितना रुपया है? कल गिना था, 5 लाख के नोट हैं। सच? एक मोतियों की माला है, कहते थे 1 लाख की है। अच्छा। एक हीरे की कलगी है, 1.5 लाख की है। अरे, और मुट्ठी भर जवाहर हीरे मोती हैं। भाई राजा का घर है, राजा के घर में मोतियों का काल। सुनो। क्या? मैं वो सेफ खोल सकती हूँ। अरे, किस तरह? एक तरकीब है, मुझे मालूम है। उसने इधर उधर देखा। डॉक्टर ने कहा, क्या चाबी हथियाली है? नहीं, हरूफ उलट पलट होते हैं, कल राजा साहब ने मुझे बताया। डॉक्टर ने अपने को संयत करके कहा, मोहब्बत, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। खूब जानती हूँ, मोहब्बत ने मुस्कुराकर कहा। फिर ये दौलत अपनी होनी चाहिए। अभी उम्र बहुत काटनी है और तुम तो बिल्कुल नौजवान हो। इस मुर्दे राजा के पास जैसे कब्र में दफना दी गई। इस दौलत को हथिया कर तुम रानी बन सकती हो, सच्ची रानी। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस दौलत को यहीं छोड़ जाओगी तो क्या जेल काटूंगी? जेल तो बेवकूफ़ काटते हैं। मैं पक्की बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मैं जरा भी बेवकूफ़ नहीं। तो तुम ये दौलत लूट लेना चाहते हो? पहले एक बात बताओ, क्या इस सेफ की बात किसी को मालूम है? सेफ को तो सभी ने देखा है। नहीं, मेरा मतलब रकम। ना, किसी को नहीं मालूम। क्या कुंवर साहब को भी नहीं? नहीं, उन्हीं से छिपा कर तो ये रकम और जवाहरात रखे गए हैं। किस लिए? हविश। जवाहरात तो सब रानी साहिबा के हैं। उन्हें मालूम है? नहीं। ठीक कहती हो। परसों स्वयं राजा साहब ने कहा था, इस रकम की कभी किसी के सामने चर्चा न करना। और तुम्हें उन्होंने ताला खोलना बंद करना भी बता दिया। 2-1 बार देखा, समझ गई। क्या राजा जानता है कि तुम इसे खोल सकती हो? नहीं, मैंने कल जो ही मजाक में हाथ लगाया था, सेफ खुल गया। तो ये हमारा तुम्हारा भाग्य है मोहब्बत। मेरे तुम्हारे बीच ईमान है, मेरी गंगा तुम्हारा कुरान। कसम खाओ। खाई भाई। कल से चारपाई पर पड़ जाओ, मैं रोज़ आऊँगा खाली बैग लेकर और जितना उसमें समा सकेगा भर ले जाऊँगा। राजा साहब कब ऊपर आते हैं? चाय पानी पीकर 9 बजे। मैं 10 बजे आऊँगा। लेकिन राजा यदि कभी सेफ खोले तो? हमें सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा। इस हफ्ते में यदि बात खुल गई? डॉक्टर की आंखों में चमक आई और उसने मोहब्बत का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, 1 हफ्ते में भी नहीं और उसके बाद भी कभी नहीं। एक काम कर सकोगी?
क्या? चाय के साथ? डॉक्टर की जबान लड़खड़ाई। मोहब्बत ने घबरा कर कहा, ना भाई, ये काम मुझसे ना हो सकेगा। बेवकूफ़ी मत करो, मैं डॉक्टर हूँ, अनाड़ी नहीं। शक शुबा किसी को ना होगा, काम ऐसी सफाई से होगा। अरे बाबा, फांसी पड़ेगी, फांसी। क्या बात करती हो मोहब्बत, सिर्फ 2 कतरे चाय में डाल दो। चाय तो तुम ही बनाती हो। हाँ, परंतु उससे क्या होगा? क्या ये जहर है? जहर तो है, लेकिन राजा इससे मरेंगे नहीं, सिर्फ बदहवास हो जाएंगे, उनका दिमाग फेल हो जाएगा। इसके बाद? इसके बाद हमारे लिए अवसर ही अवसर है। चतुर डॉक्टर ने उस औरत को हिम्मत कायम करने का अवसर दिया और तेजी से चल दिया। मोहब्बत एकदम मसनद पर से उठ गई। राजा साहब यूँ तो हमेशा ही किसी ना किसी शाही बीमारी से मुब्तला रहते थे, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी कुछ कभी कुछ, मगर ये तो उनकी तंदुरुस्ती के ही अंतर्गत था। आज एकाएक उनकी तबीयत में परिवर्तन सा लगा। वे ऊपर जाकर आराम कुर्सी पर बदहवास से पड़ गए। डॉक्टर आया, महाराज को बारीकी से देखा और कहा, रात ज़्यादा ड्रिंक किया गया प्रतीत होता है। आराम फरमाने से कल तक सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने राजा साहब के लिए नुस्खा लिखा और भी हिदायतें लिखीं। राजा साहब ने जैसे नींद से जाग कर कहा, मोहब्बत को भी देखते जाइए, कैसी है? देखता जाऊंगा सरकार। वे नीचे उतरे। आंखों ही में बात हुई। मोहब्बत ने कहा, हम मारे जाएंगे डॉक्टर साहब। फिक्र मत करो, हिम्मत रखो। लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती, आज ये दवा मैं नहीं दूंगी। तो मैं कहूँगा कि मोहब्बत ने राजा साहब को जहर दिया है। जानती हो, मैं डॉक्टर हूँ, चाहूँ तो अभी आधे घंटे में हथकड़ियाँ डलवा दूंगा। डॉक्टर की आंखों में प्रतिहिंसा व्यक्त हो उठी। मोहब्बत ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम भी नहीं बचोगे डॉक्टर, मैं कहूँगी तुमने ही जहर ला कर दिया था। डॉक्टर ने हंसकर कहा, ऐसा कहते ही ये साबित हो जाएगा कि तुमने जहर दिया है। अब तुम्हें ये साबित करना रह जाएगा कि डॉक्टर ने दिया। मोहब्बत ने आंखों में आंसू भर कर कहा, डॉक्टर रहम करो, मैं बदनसीब औरत हूँ। तो मैं जो कहता हूँ करो। वो सेफ खोलो, जितनी रकम इस बैग में आती है भर दो। मैं तब तक बाहर देखता हूँ कोई आता तो नहीं, मगर पहले सारी ज्वेलरी बैग में रख दो। डॉक्टर ने बाहर की ओर मुँह फेरा और मोहब्बत ने कांपते हाथों से सेफ को छुआ। लाखों रुपयों की ज्वेलरी और नोट डॉक्टर के बैग में भरकर अब मोहब्बत ने डॉक्टर के हाथ में बैग दिया तो सूखे मुंह से उसकी ओर देखकर कहा, और आप डॉक्टर मेरे साथ दगा न करोगे, सब हजम न कर जाओगे, इसी का क्या भरोसा है? एक कुटिल हाथ से लाकर डॉक्टर ने कहा, इत्मीनान रखो मोहब्बत, हमारी तुम्हारी मोहब्बत इसके बीच में है। इस प्रकार से बैग उसने झपट लिया। मोहब्बत ने कहा, और गंगा और कुरान? हाँ हाँ, वो भी लो आज की खुराक। डॉक्टर ने एक छोटी सी पुड़िया उसकी ठंडी बर्फ सी उंगलियों में पकड़ा दी। डॉक्टर चला गया और मोहब्बत मूर्छित सी होकर जमीन पर गिर गई। राजा साहब की हालत बहुत बदतर हो गई। उनमें सर्वथा ज्ञान का लोप हो गया। बदहवासी में वह अंट शंट बकने लगे। होंठ उनके काले और आंखें लाल हो गईं। अपने दोनों हाथों की अंगुलियों से कुछ ताने बाने से बुनने लगे। खाना पीना समाप्त हो गया। गर्म पानी में घोलकर मीठी शराब देने से उन्हें कुछ चैतन्य आता था। मोहब्बत और डॉक्टर ने राजा साहब की सेवा में दिन रात एक कर दिया। रियासत भर में मोहब्बत एक आदर्श सती स्त्री की भांति प्रशंसित हो गई। कलिकाल में मुसलमान वेश्या होकर ऐसी सेवा परायणा स्त्री कहाँ मिल सकती है? और डॉक्टर ने तो सतयुग का उदाहरण उपस्थित कर दिया। रात रात भर जब सब नौकर चाकर परिजन थक जाते, ये दोनों ही राजा की सेवा में जागते रहते, उन्हें निर्विघ्न संदेह रहित मृत्यु के द्वार तक अत्यंत सफलता में पहुंचाते जाते थे। सेफ खाली हो चुका था और अब मुमूर्ष रोगी के पास आंखों और इंगितों में इन दोनों व्यक्तियों की जो बातचीत होती उसका मूल विषय होता वो धन जो चुरा लिया गया था और अब डॉक्टर के पेट में पहुंच चुका था। मोहब्बत घबरा कर सूखे होठों से कहती, देखना, दगा न करना, तुम्हारे विश्वास पर यह सब किया है। डॉक्टर आंखों में ही जवाब देते, इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। परंतु जब राजा साहब की अवस्था सांघातिक रूप धारण कर गई तो डॉक्टर ने कुंवर साहब से कहा, अब तो मेरे बूते की बात नहीं रही, किसी बड़े डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता है। कल न जाने क्या हो जाए तो मेरा मुंह काला होगा। मैं तो जो करनी थी कर चुका। भला डॉक्टर की सेवा में संदेह किसे था? राजा साहब को सदर शहर में अस्पताल ले जाया गया। वहाँ अनेक धुरंधर डॉक्टर उनकी देखभाल करने लगे, परंतु रोग का कारण किसी की समझ में नहीं आ रहा था। रोग बढ़ता जा रहा था और अब राजा साहब की किसी भी क्षण
बेहोशी की हालत में मृत्यु हो सकती थी। काशी की पंडित मंडली शिव मंदिर के नवारणों के संपुट से मृत्युंजय मंत्र का पाठ कर रही थी। देश देश के ज्योतिषी क्षण क्षण पर क्रूर ग्रहों की गतिविधि देख रहे थे। गतिविधि ठीक ठीक नहीं देखी जा सकी थी तो केवल डॉक्टर और मोहब्बत की, जो इस निर्मम हत्या, विश्वासघात और उनके प्रधान अभियुक्त थे। डॉक्टर हताश हुए तो एक दिन पश्चात कुंवर साहब ने मेरा ध्यान किया। जरा सी ही बात पर राजा साहब मुझे बुला भेजते थे। अब इतना बड़ा कांड हो गया और मुझे नहीं बुलाया गया। कुंवर साहब के प्रस्ताव का डॉक्टर और मोहब्बत दोनों ने ही विरोध किया। डॉक्टर ने कहा, इतने बड़े चिकित्सक हार बैठे, वे आकर अब क्या करेंगे? कुंवर साहब ने कहा, माना कुछ ना करेंगे, होनहार होकर रहेगा, पर अपने मित्र को देख तो लेंगे। मुझे सूचना भेज दी गई। आकर देखा, अभागा राजा बिछाने पर असहाय अवस्था में पड़ा है। आंखें आधी बंद, ऑक्सीजन गैस से श्वास लेता हुआ, दोनों हाथों की उंगलियां जैसे किसी सूत के धागे को लपेट रही हैं। आंखों का रंग लाल अंगारा, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, गुर्दों का काम बंद, दिल की धड़कन किसी भी क्षण धोखा देने वाली। सब कुछ देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, और जब मैंने सुना कि पूरे 11 दिन से ऐसा है, तब तो मेरा मन संदेह और आशंकाओं से भर गया। हर दूसरे घंटे पर डॉक्टर रोगी को संभाल रहे थे। मेरी आवाज़ सुनते ही वे दौड़े आए और शुरू से आखिर तक रोग का इतिहास सुनाने लगे। एक दो संबंधी राजा उपस्थित थे, बहुएं, पुत्र, परिजन सभी थे। डॉक्टर रोग विवरण सुना रहा था। बीच बीच में अनावश्यक हास उसके होठों पर आ जाता था। मेरा संदेह निश्चय में बदल रहा था। बीच में रोककर मैंने पूछा, ठहरिए, टेम्परेचर चार्ट कहाँ है, देखूं? डॉक्टर का मुंह सूख गया। उसने कहा, टेम्परेचर चार्ट तो हमने बनाया ही नहीं। क्यों? मैंने खूब कड़ाई से प्रश्न किया। डॉक्टर ने हकलाते हुए कहा, टेम्परेचर राइज ही नहीं हुआ तो बिना ही टेम्परेचर के ये डिलीरियम के सांगतिक आसार उत्पन्न हो गए। जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर ने थूक सटक कर हंसने की कोशिश की। मैंने कहा, और आपने इधर ध्यान नहीं दिया? दिया साहब, मैं संयत न रह सका। गरज कर मैंने कहा, डॉक्टर, ये सरासर खून का केस है। मुझे मुनासिब है कि पुलिस को इत्तला दूं। मैं तेजी से कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मोहब्बत चीख मार कर बेहोश हो गई। डॉक्टर मुर्दे की भांति जट पड़ गया। जूड़ीग्रस्त पुरुष की भांति वो कांपने लगा। इसी समय राजा ने आंखें खोली। उनकी वो दृष्टि स्वाभाविक थी। मैं लपक कर उनके पास गया, दोनों हाथों में उनका हाथ लेकर कहा, महाराज, साहस मत खोइए, आपकी जो इच्छा हो कहिए। उन्होंने इधर उधर आंखें घुमाई, क्षीण स्वर में कहा, बड़े। तुरंत ही बड़े कुंवर ने उनकी गोद में सिर डाल दिया। राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। मैंने नाड़ी, दिल की धड़कन देखी। भीड़ को तुरंत हटाया। राजा साहब ने मुंह खोल दिया। मैंने कहा, गंगा जल दीजिए। 2 तुलसी दल डालकर 1 घूंट गंगा जल उनके मुंह में डाल दिया गया। जल कंठ में गया और प्राण नश्वर शरीर से पृथक हुए। उस रियासत में मेरा काम और मेरे संबंध सब समाप्त हो चुके थे। फिर भी जिस दिन नए राजा को पगड़ी बंधी, मुझे हाजिर होना पड़ा। नए राजा नवयुवक, भावुक और दुबले पतले लचीले से थे। सब कृत्य समाप्त होने पर जब मैं एकांत में मिला तो बातें हुई। मैंने कहा, उस मामले में आपने कुछ किया? क्या आपको कुछ मालूम था? मैं निश्चित रूप से सिद्ध कर सकता हूँ कि यह अत्यंत सावधानी पूर्वक किया गया खून था, परंतु किसी भी डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा। कैसे कहा जा सकता था? खूनी डॉक्टर है। ये कार्य बहुत वैज्ञानिक रीति से हुआ। संदेह की कोई गुंजाइश न थी। मुझे तो केवल एक सूत्र मिल गया, नहीं तो मैं भी नहीं जान सकता था। पर अब तो उन्होंने सब कुछ बता दिया है। उनका मतलब मोहब्बत से था। सब कुछ? जी। डाके का हाल आप सुन चुके होंगे। नहीं तो डाका कैसा? इस पर नए राजा ने सारा विवरण बताया। मोहब्बत ने राई रत्ती सब बता दिया था। मैंने कहा, आपने मामला पुलिस में नहीं दिया? कैसे दे सकता था? वे वेश्या अवश्य हैं, पर मेरे पिता ने उन्हें मेरी माता के स्थान पर रखा था। उनके विरुद्ध कुछ भी करना मेरे लिए अशक्य है। ये मेरे खानदान की प्रतिष्ठा और मर्यादा का प्रश्न था। किंतु 10 लाख का डाका और राजपुरुष की जान, मैंने धीरे से कहा। युवक राजा ने आंखों की कोर से आंसू पोंछा। बहुत देर हम चुप बैठे रहे। फिर मैंने कहा, रुपया मिलने की कुछ उम्मीद है? नहीं। सब क्या डॉक्टर लूट ले गया? मोहब्बत को कुछ नहीं दिया? नहीं। डॉक्टर कहाँ है?
छुट्टी ली है, शायद तबादला भी करा रहा है। और मोहब्बत? वे यहीं हैं। क्या मैं मिल सकता हूँ? नए राजा ने देखकर कहा, क्षमा कीजिए, वे बाहर नहीं आती हैं, महल में हैं। युवक राजा की शालीनता अद्भुत थी। मैंने कहा, राजा मर गया, आप चिरंजीव रहें। और मैं उठकर चला आया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर सेन शास्त्री जी की लिखी हुई कहानी मोहब्बत।